पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को पत्र लिखा है जिसके अंदर उन्होंने अपनी ही पार्टी के सांसद राघव चड्ढा जो कि सदन के अंदर डिप्टी लीडर भी हैं उनको पद से हटाने का आग्रह किया है, जिस पर राघव चड्ढा ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना, मैं वो दरिया हूं तो समय आने पर सैलाब बनता हूं। इसके अलावा राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया पर यह भी कहा है, मुझे खामोश कराया गया है, मैं हारा नहीं हूं। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहाँ तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना, मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप बालियान के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। देहरादून में आगामी 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो सकता है। उसी दिन एक कार्यक्रम प्रस्तावित है जो अक्षरधाम से देहरादून तक एक एक्सप्रेसवे बना है। तो एलिवेटेड रोड जो मोहन की पहाड़ियों के बीच बना है, पूरे के पूरे इस मार्ग को यात्रियों के लिए समर्पित करना है, जनता के लिए समर्पित करना है। ये कार्यक्रम तैयार किया गया है। अभी ये कार्यक्रम प्रस्तावित है, लेकिन मुख्यमंत्री का कहना है कि 14 तारीख को ये कार्यक्रम होने की पूरी संभावना है। प्रधानमंत्री आएंगे, अक्षरधाम से लेकर देहरादून तक के ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे को जनता को समर्पित करेंगे। और वो जैसी सूचना मिल रही है कि सहारनपुर के हिस्से में गणेशपुर के पास वो हाईवे पर लैंड करेंगे। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे और इसके बाद फिर वो बाई रोड देहरादून आएंगे और देहरादून में एक जनसभा की तैयारी यहाँ पहले से ही भाजपा की सरकार और संगठन करवा रहे हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। अगर आप निर्बाध बिजली चाहते हैं तो अपने बिल का भुगतान आज रात 10 बजे से पहले कर लें। कारण ये है कि 10 बजे से लेकर अगले दिन 4 बजे तक जो बिजली विभाग का ऐप है, यूपीपीसीएल का जो ऐप है, वो बंद रहेगा। दरअसल इसके मेंटेनेंस का काम चल रहा है। यूपीपीसीएल ऐप के माध्यम से लोग अपने बिजली का भुगतान करते हैं, उससे अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। और यही वजह है कि उस जो ऐप है उसको यूपीपीसीएल अपडेट करना चाहता है और इसी अपडेट के लिए इसे आज रात 10 बजे से लेकर कल 4 बजे तक बंद किया जाएगा। हालांकि कल शाम 4 बजे के बाद निर्बाध तरीके से लोग इस ऐप का इस्तेमाल कर सकेंगे, अपने जो बिजली का बिल है उसका भुगतान कर सकेंगे, या कोई अगर शिकायत दर्ज करानी होगी या उन्हें पुरानी हिस्ट्री देखनी होगी तो ये सब भी वो कर सकते हैं। ऐप पर एक्सेस कल शाम 4 बजे के बाद शुरू हो जाएगा। लखनऊ से वुडलैंड सफर हसन के साथ विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। यूपी एटीएस को आज एक बड़ी सफलता मिली, जिसके तहत कई आतंकियों को आज गिरफ्तार किया गया है। दरअसल एक बड़ी योजना के तहत प्रदेश भर में देश भर को दहलाने की साजिश रची गई थी। राजधानी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के पास बड़ी आगजनी जैसी घटनाओं को अंजाम देने की तैयारी कर ली गई थी। बताया जा रहा है सिलेंडर से भरे हुए ट्रकों को पूरी तरीके से ब्लास्ट करते हुए बड़ी घटनाएं अंजाम देने का प्रयास था। जो लोग पकड़े गए उनके पाकिस्तानी कनेक्शन, अफगानिस्तान से जुड़े हुए तमाम अहम कनेक्शन भी अब तक निकल करके सामने आ चुके हैं। टेलीग्राम्स के माध्यम से ये सभी लोगों के साथ कनेक्शन बना करके रहा करते थे। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे मंसूबे पाले हुए थे जिसमें देश विरोधी चीज़ें अभी तक शामिल थीं। ये पाकिस्तानी हैंडलर खास तौर से लगातार इस तरह की चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम इन सभी के कंधों पर था। लेकिन यूपी एटीएस, यूपी पुलिस की सक्रियता की वजह से फिलहाल आज एक बड़ी सफलता यूपी एटीएस को हाथ लग गई है। वीडियो जर्नलिस्ट राम के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ।
चारधाम यात्रा के लिए परिवहन विभाग ने ग्रीन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रदीप बत्रा ने इसकी शुरुआत रुड़की से की और इसका शुभारंभ हरिद्वार और ऋषिकेश से भी किया गया। इसके लिए अलग अलग चेक पोस्ट बनाए गए हैं और नारसन में जैसे ही आप उत्तराखंड में प्रवेश करेंगे तो नारसन बॉर्डर पर ही एक बड़ा परिवहन विभाग का कार्यालय खोला गया है। वहाँ भी ये प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। ऑनलाइन फीस जमा करनी होगी और अपने वाहन के लिए ग्रीन कार्ड लेना होगा जो उसकी फिटनेस का सबूत होगा ताकि वो चारधाम यात्रा में जा सके। इसके बाद फिर ट्रिप कार्ड मिलेंगे। ट्रिप कार्ड तब होंगे जब आपको बुकिंग दिखानी होगी होटल की और अपनी जो यात्रियों ने कराई है उसके साथ ट्रिप कार्ड मिलेंगे और वो ट्रिप कार्ड की अवधि और दूरी सब तय होगी। उसका प्रोसेस बाद में शुरू किया जाएगा। अभी फिलहाल ग्रीन कार्ड बनाने की जो प्रक्रिया है वो तेज़ी के साथ शुरू हो गई है। ग्रीन कार्ड की व्यवस्था हम लोगों ने काफ़ी ऑटोमेटेड कर दी है। ऑनलाइन केवल गाड़ी दिखाना है, जिन गाड़ियों को चेक होना है, उनकी लंबाई चौड़ाई पर्वतीय मार्गों के रूट है नहीं, और किसी भी कार्यालय में ग्रीन कार्ड बनाया जा सकता है। ग्रीन कार्ड के लिए एप्लीकेशन ऑनलाइन किया जा सकता है, ऑनलाइन फीस जमा हो जाएगी, ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे, ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। केवल गाड़ी की जो फिजिकल कंडीशन है, लंबाई चौड़ाई जैसा मैंने बताया, उसके लिए वाहन को लाना पड़ेगा। और इसके अलावा सारे कार्यालयों के अलावा नारसन में इस बार विशेष रूप से प्रयास किया जा रहा है कि बाहर से जो आने वाली गाड़ियाँ हैं दिल्ली रोड से, उनको वहीं चेक कर लिया जाए, वहीं उनका ग्रीन कार्ड जारी कर दिया जाए। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। उत्तर प्रदेश के उन युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है जो सरकारी नौकरी की तलाश में है। दरअसल बहुत जल्द योगी सरकार पुलिस विभाग में बम्पर वैकेंसी निकालने जा रही है और माना जा रहा है कि 81,000 से ज्यादा पदों पर ये वैकेंसी निकाली जाएगी। सीएम योगी ने पुलिस विभाग की एक समीक्षा बैठक बुलाई जिसमें डीजीपी के साथ पुलिस विभाग के जो प्रमुख अधिकारी थे उस बैठक में मौजूद थे, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि जो सत्र है यानी कि 26-27 का, इसमें 81,000 से ज्यादा पदों पर पुलिस विभाग में भर्तियां की जाएंगी। और सीएम ने पुलिस अधिकारियों को खासतौर पर डीजीपी और जो पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के जो अध्यक्ष थे उनको साफ तौर पर निर्देशित किया कि जो परीक्षाएं होंगी और जो भर्तियां होंगी वो पूरी तरीके से पारदर्शी होनी चाहिए। और इसके अलावा जो आरक्षण के नियम हैं उसको भी अक्षरशः उसमें लागू करना पड़ेगा। और इसको लेकर चूंकि खुद सीएम बार बार निर्देशित करते रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो ये एक बड़ा मौका होगा उन युवाओं के लिए जो पिछले काफी समय से पुलिस में जाना चाहते हैं या फिर सरकारी नौकरी की तलाश में हैं। हालांकि इससे पहले भी चाहे हम 60,000 से ज्यादा पदों पर कांस्टेबल भर्ती की बात करें या फिर हाल ही में जिस तरीके से एसआई भर्ती का परीक्षा सकुशल संपन्न हुआ उसकी बात करें, तो इन तमाम चीजों को देखते हुए माना जा रहा है कि मिशन रोजगार के तहत इस साल यूपी के युवाओं के लिए ये साल जो है काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और पुलिस विभाग में तो चूंकि 80 यानी कि 81,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां निकाली ही जाएगी। सरकार की ये मंशा है कि पुलिस विभाग के साथ साथ जो दूसरे विभाग हैं जिनमें अभी सरकारी वैकेंसी है उनको भी जल्द से जल्द भरा जाए। वीडियो जर्नलिस्ट सुविधान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। नोएडा के जिला अस्पताल और दादरी के सीएचसी में कर्मचारियों द्वारा रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। पुलिस रिकॉर्ड के लिए कराई जाने वाली एमएलसी यानी मेडिकल रिपोर्ट को पैसे लेकर झूठा बना दिया गया। जिस व्यक्ति को ना सर में चोट थी, ना कान में चोट थी और ना ही पसलियों में चोट थी, उसको तीनों जगह चोट दिखा दी गई और पुलिस को देने के लिए रिपोर्ट तैयार कर दे दी गई ताकि केस मजबूत हो सके, धाराएं गंभीर लग सकें। उस युवक के द्वारा पैसे देकर एमएलसी बनवाने का स्टिंग ऑपरेशन किया गया था और उस स्टिंग ऑपरेशन में दादरी अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ शामिल पाए गए और नोएडा के जिला अस्पताल का एक टेक्नीशियन अभिषेक भी उसमें लिप्त पाया गया जिसने एक्सरे किया था। फिलहाल कार्रवाई करने के लिए सीएमओ द्वारा 3 सदस्य कमेटी बना दी गई है। नोएडा के जिला अस्पताल की अगर बात की जाए तो सीएमएस के द्वारा टेक्नीशियन को हटा दिया गया है उसके पद से और उसके अलावा मामले की जाँच कराने के लिए एक बोर्ड बना दिया गया है। नॉलेज में ये आया था परसों प्रकरण, तो हमने इस पर एक बोर्ड बना दिया था, कमेटी गठित कर दी थी। तो उसके लिए हमने फर्स्ट उसका जो हमने एक्शन लिया है उसको तत्काल प्रभाव से हमने सस्पेंड कर दिया है। और जो भी हमारे हॉस्पिटल में इस तरह की गलत गतिविधि करता हुआ कर्मचारी पाया जाएगा उसकी हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसके खिलाफ हम एक्शन करेंगे।
जो मेडिकल रिपोर्ट जिला अस्पताल से बनाई जाती है उसके आधार पर जो पुलिस केस है उसकी गंभीरता परखी जाती है और ऐसे मामलों में भी अगर पैसा लेकर झूठी रिपोर्ट बनाई जा रही है तो काफ़ी गंभीर मामला है। फिलहाल सीएमओ द्वारा बनाई गई जांच कमेटी की रिपोर्ट में किस तरीके का खुलासा हो पाता है, क्या कार्रवाई होगी, ये फिलहाल देखना होगा। इससे पहले भी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों पर रिश्वतखोरी के गंभीर आरोप लग चुके हैं। उस मामले में भी सीएमओ ऑफिस से लीपापोती होती हुई पाई गई। फिलहाल इस मामले को देखना होगा कि कितनी गंभीरता से अधिकारी लेंगे और जो दोषी हैं उन पर किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। उत्तर प्रदेश के कानपुर के आहूजा हॉस्पिटल के बहुचर्चित किडनी ट्रांसप्लांट कांड में पुलिस की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से 4 अहम आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब जांच का दायरा और भी व्यापक हो गया है। पुलिस इस पूरे नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचने में जुटी है। कानपुर से आई पुलिस टीम ने गाजियाबाद से कुलदीप सिंह राघव और राजेश कुमार को गिरफ्तार किया है। दोनों ही लैब टेक्नीशियन हैं। दोनों ही रविवार को आहूजा हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में मौजूद थे। वहीं टीम ने मेरठ से परवेज और फिरोज को दबोचा है। परवेज और फिरोज डॉक्टर अफजल के नेटवर्क में ग्राउंड लेवल पर सक्रिय थे। जांच में सामने आया कि डॉक्टर अफजल ने मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना इलाके में किडनी कंसल्टेशन सेंटर के नाम से क्लिनिक बना रखा है। परवेज और फिरोज दोनों ही लोगों को प्रभावित कर यहां तक लाने का काम करते थे, जहां से उन्हें पहला फुसलाकर आगे की प्रक्रिया के लिए तैयार किया जाता था। इसके बाद मरीजों को मेरठ के मंगल पांडे नगर स्थित अल्फा हॉस्पिटल में ले जाया जाता था। इस हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अमित और विजिटिंग डॉक्टर वैभव मुद्गल फिलहाल फरार हैं। उधर टीम ने डॉक्टर अफजल के क्लिनिक पर भी छापेमारी की, लेकिन टीम को वहां पर ताला लटका हुआ मिला। मेरठ से अरुण सागर, न्यूज स्टेट के लिए। जल्दी पैसा कमाने के लालच में लोग साइबर जालसाजों का निशाना बन रहे हैं। नोएडा में हर रोज ठगी के मामले सामने आते हैं। सबसे ज़्यादा मामले ट्रेडिंग में मोटा मुनाफा देने का झांसा देकर साइबर जालसाज लगातार ठगी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताज़ा मामला ग्रेटर नोएडा के वेस्ट में रहने वाले एक व्यक्ति का है। उनको 3 लोगों के द्वारा संपर्क किया गया, जिसमें से 2 महिलाएं थी और सेबी में रजिस्टर्ड कंपनी के अंदर निवेश कराकर मोटा मुनाफा देने का झांसा दिया। शुरुआती तौर पर जो मुनाफे का पैसा है वो ज़्यादा दिखाया गया और दिया भी गया, जिसके बाद भरोसा जीतकर ग्रेटर नोएडा वेस्ट के व्यक्ति ने 91 लाख रुपए एक बैंक खाते में अलग अलग समय में डिपॉजिट कर दिए और जो मुनाफा दिखाने वाली साइट थी फर्जी तरीके से उसमें भी करोड़ों रुपए का जो मुनाफा है वो दर्शाया गया। जब पैसा निकालने की कोशिश की गई तो साइबर जालसाजों द्वारा टैक्स के तौर पर और पैसा जमा करने की मांग की। इस बात पर पीड़ित को शक हुआ और शक होने के बाद साइबर क्राइम थाने में FIR दर्ज कराई गई है। इस पूरे मामले को लेकर साइबर क्राइम थाना पुलिस का कहना है कि FIR दर्ज कर ली गई है। जिन बैंक खातों में पैसा गया है उनकी जानकारी की जा रही है, उन खातों को सीज कराने का काम किया जा रहा है। लेकिन ट्रेडिंग के नाम पर ठगी के सबसे ज़्यादा मामले नोएडा में इन दिनों सामने आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। LPG गैस सिलेंडर की कमी और कालाबाजारी की जो खबरें और जो अफवाहें बाजारों में हैं, उस पर विराम लगाने के लिए केंद्र सरकार अब सख्त रुख अपनाती हुई दिखाई दे रही है। केंद्र सरकार के अंदर पेट्रोलियम विभाग और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव नीरज मित्तल ने सभी प्रदेशों को ये दिशा निर्देश दिए हैं। रोजाना प्रेस ब्रीफिंग की जाए, जो लोग जमाखोरी कर रहे हैं या कालाबाजारी कर रहे हैं वहां पर छापामारी कर उनको पकड़ा जाए, उन पर कार्रवाई की जाए। साथ ही रोजाना मीडिया को प्रेस ब्रीफिंग की जाए और ये बताया जाए कि किसी भी तरह की कोई किल्लत LPG सिलेंडर को लेकर नहीं है और पर्याप्त मात्रा में सरकार के पास LPG का भंडारण है, जो कि जनता तक पहुंचाया जा रहा है ताकि जनता पैनिक ना हो और सरकार का जो मैसेज है वो क्लियर जनता तक पहुंच सके। वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप बालियान के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। प्रवासी लोगों के लिए खबर बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद आरामदायक भी है। उसके पीछे की वजह यह है, जो लोग बाहर से आकर यहाँ रह रहे हैं उनके पास LPG घरेलू गैस सिलेंडर का कनेक्शन नहीं है। अब उनको भी गैस उपलब्ध कराई जाएगी। गाजियाबाद जिला प्रशासन की तरफ से ये गाइडलाइन जारी की गई हैं। दरअसल छोटू गैस सिलेंडर, जो कि 5 किलो का कॉमर्शियल गैस सिलेंडर होता है, वो प्रवासी लोगों को दिया जाएगा। उसके लिए आधार कार्ड आपको लाना होगा और एक आइडेंटिटी कार्ड और चाहिए होगा, जो कि आप
नज़दीकी गैस एजेंसी पर आकर देंगे, जिसके बाद आपको यहाँ आकर 5 किलो का जो छोटू गैस सिलेंडर है वो आपको दे दिया जाएगा, जिससे आप अपना काम चला सकते हैं। गैस एजेंसी के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ तस्वीरें आप देख सकते हैं, लाइन लगी हुई है आज, हालांकि सर्वर डाउन होने की वजह से। और यहाँ पर जो गैस है वो लगातार जो 2 ट्रक आप देख रहे हैं दोनों भरे हुए खड़े हैं, यानी गैस की कोई कमी नहीं है। और यहाँ पर वितरण में थोड़ी समस्या आ रही है क्योंकि सर्वर डाउन पीछे से बताया गया है। जो यहाँ पर हमने गैस एजेंसी पर बात की, उनका कहना है कि छोटू सिलेंडर भी जल्दी इनके पास यहाँ पर आ जाएंगे। और प्रवासी लोग खास तौर पर जो बाहर से आकर शहर में रहने लगते हैं और जिनको एलपीजी घरेलू गैस सिलेंडर का कनेक्शन नहीं है, अब उन लोगों को भी वो कनेक्शन मिलेगा और 5 किलो का कमर्शियल सिलेंडर वो ले लेंगे। उसके बाद आराम से अपने घर के अंदर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी डीएसओ साहब ने हमें सूचना दी थी, प्रवासियों के लिए 5 किलो की जो सिलेंडर हैं वो दिए जाएंगे। मेरे पास जैसे ही स्टॉक आता है मैं देना शुरू करूँगा। इसमें एक आईडी देनी होगी और जब भी आएँ अपने कोई बुकिंग नहीं, इसके लिए तुरंत जो भी जेन्युइन रेट हैं हमारे यहाँ इंडियन ऑयल लिस्ट भेजती है 1 तारीख को, जो रेट होता है, जो रेट होगा वो मिलती है। वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप बालियान के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, गाजियाबाद। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो तनाव जारी है उसका असर पूरे देश भारत पर भी देखने को मिल रहा है। अगर राजस्थान की बात की जाए तो जयपुर राजधानी के अंदर कमर्शियल सिलेंडर की जो रेटें बढ़ी है उसका असर छोटी छोटी दुकानों पर आने लगा है। यानी कि चाय की चुस्कियां लेने के लिए जो लोग पहुंचते हैं उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि चाय के जो दुकानदार हैं उन्होंने चाय की दरें बढ़ा दी है। पहले जो चाय 10 रुपये के अंदर मिला करती थी, कॉफ़ी 20 रुपये के अंदर मिला करती थी, वही 1 अप्रैल से यानी 2 दिन पहले से 12 रुपये चाय कर दी गई है। और कॉफ़ी की बात की जाए तो 20 रुपये से 25 रुपये कर दिए गए हैं। इसके पीछे की कई तरह की वजह है कि इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह, लेकिन अगर बात की जाए तो ये समझ में आता है कि कमर्शियल सिलेंडर की जो रेटें बढ़ाई गई हैं उनकी रेट बढ़ाने के बाद में यहाँ चाय की दरें बढ़ाना इनकी मजबूरी हो गई है। दुकानदार इसे लेकर के क्या कहते हैं, सीधा उन्हीं से बात करते हैं। तारा जी, किस तरह से मुश्किलें आ रही थी जिसकी वजह से आपको चाय की दरें बढ़ानी पड़ी? सर ये अभी कॉमर्शियल सिलेंडर में इतना महंगा मिल रहा है, गैस भी इतनी महंगी मिलती है, तो हम क्या करें, मजबूरी में हमारे बढ़ानी पड़ गई क्योंकि हमारे बजट में आ ही नहीं रहा। तो फिर हम सारे दिन बैठ के करें, जब हमारे को मजदूरी नहीं मिलेगी तो हम करेंगे क्या बैठ के, इसलिए हमें 2 रुपये बढ़ाने पड़े चाय के और कॉफ़ी के 5 रुपये बढ़ाने पड़े हमारे को, जबकि 20% हमारी गिराकी भी कम हो गई गैस की। लोग आना कम हो गए, आना कम हो गए हमारे पास में, 20 कम से कम 20% फ़र्क पड़ गया हमारे काम पे। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ में शरद पुरोहित, जयपुर। मिडल ईस्ट के युद्ध की असर है वो भारत में देखी जा सकती है, खासकर गुजरात में जो सूरत में डायमंड इंडस्ट्रीज चल रही है, अहमदाबाद में डायमंड इंडस्ट्रीज चल रही है, उसके ऊपर देखी जा सकती है क्योंकि जो कच्चा माल है वो नहीं आ रहा है, जिसके कारण जो प्रोडक्शन है उसमें कमी देखने को मिल रही है। जो मजदूर यहाँ 12 से 14 घंटे काम कर रहे थे उनको जो काम है वो 6 से 7 घंटे मिल रहा है। फिलहाल इंडस्ट्री में मंदी देखी जा सकती है। रविवार को जो काम चालू रहता था उसमें भी 2 दिन की छुट्टी कर दी, हफ्ते में 2 दिन काम यहाँ नहीं होता है, 2 दिन की छुट्टी कर दी गई है। युद्ध के कारण डायमंड इंडस्ट्री में थोड़ा फीका पड़ा है, जो कच्चा माल आता था वो अभी रुक गया है, जो तैयार पॉलिश होता है वो भी वहाँ जा नहीं रहा है। यहाँ जो कारीगर को जो 12-15 घंटा काम मिलता था अभी 6-8 घंटा काम मिलता है। वो पर प्रांतीय कारीगरों भी गांव चले गए। वो फैक्ट्री जो हमारी चलती है वो पूरे 50% चलती है। पहले संडे भी चालू रखते थे, अभी संडे भी रजा रखते हैं, सैटरडे भी रजा रखते हैं। इसका माहौल ऐसे नहीं ऐसे रहा तो बहुत दिक्कत आएगी डायमंड इंडस्ट्री को। जो पहले 1200-1400 का काम होता था वो अभी 400-500 रुपये तक का हो चुका है। इंडस्ट्रीज़ को बड़ी जो असर का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल प्रोडक्शन पे जो कमी आ रही है, काम नहीं हो रहा है, कई तरह की जो परेशानियों का सामना कलाकार गुजरात में कर रहे हैं। कैमरामैन सत्यपति के साथ बलदेव ब्रह्मसर, अहमदाबाद। खाड़ी देशों में जो तनाव चल रहा है उसका असर अलग अलग चीज़ों पे देखने को मिल रहा है और उसी का एक असर है जो इंजन ऑयल है, जो मोबिल ऑयल है, जो गियर ऑयल है, वो जो डलता है उसकी जो रेट है करीब 30 से 40% बढ़ गई है। कई जगह तो मिल ही नहीं पा रहा। इस तरह की बात दुकानदारों की ओर से कही जा रही है। जो ग्राहक है वो कहते हुए नज़र आते हैं जो ये इंजन ऑयल या इसके अंदर जो फैक्ट्रियों में जो ऑयल डलता है, जो लिफ्ट काम आती है उसमें ऑयल डलता है उसको स्मूथ चलाने के लिए, वो तमाम ऑयल
जब बेचे जा रहे हैं तो यहाँ पर आकर कई बार ग्राहकों की ओर से ये भी कहा जाता है कि अचानक इतनी प्राइस क्यों बढ़ गई, लेकिन दुकानदार ये कहते नजर आते हैं कि आगे से ही कुछ इसी प्राइस में तेल आ रहा है, जिसके चलते मजबूरी वश उन्हें बढ़ा पड़ रहा है। सीधा दुकानदार से बात करते हैं, क्या असर है कि आपको आगे से तेल महंगा मिल रहा है? आगे सर मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है, क्रूड ऑयल आने नहीं आने से, इस वजह से हमको आगे कॉस्ट महंगा आ रहा है, तो हमको महंगा बेच रहे हैं, पर कस्टमर उसके लिए आर्ग्यूमेंट करते हैं कि महंगा क्यों है, हम कहाँ से देंगे ये, वो चीज़ हमारा बताना मुश्किल होता है हमारे को। कितने दिनों से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है ये युद्ध के बाद से, पहले तो नॉर्मल था जो, तो कस्टमर को कैसे समझाया जाए इस चीज़, वो बढ़ रहा है। लगभग 30 से 40% के लगभग रेट इंक्रीज हुई है। एक डब्बे पर 70-80 रुपए बढ़ना और फिर 5-6 लीटर इस्तेमाल हर महीने होना, यानी कि जो इस तरह के लोडिंग ऑटो चला रहे हैं या दूसरे तरह के काम कर रहे हैं, उनके ऊपर एक बड़ा बोझ आ गया अगर पूरे महीने की बात की जाए। और दुकानदार इसलिए परेशान हैं क्योंकि रोजाना जो कस्टमर आते हैं, अचानक 30 से 40% कीमतें बढ़ जाना किसी के अंदर, उसके चलते ग्राहक यहाँ आके आर्गूमेंट करते हैं, इतनी रेट देने के लिए तैयार नहीं होते, कई ग्राहक वापस चले जाते हैं। सिर्फ एक तेल की इंडस्ट्री नहीं, तमाम ऐसी चीजें हैं जहां पर महंगाई बढ़ गई है, कीमतें बढ़ गई है और उसका असर एक आम आदमी पर देखा जा सकता है। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।